तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएमएस इन कंप्यूटर साइंस। तो एक थ्योरी क्वेश्चन है, आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा एंड पहले ही चैप्टर के अंदर ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो आप वहां से जाके चेक इट आउट कर सकते हो इन माय नोट्स। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है किस तरह से आपको परचेज करना है अपने आरटीयू के नोट्स। ओके, तो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा। तो अपन डायरेक्टली करते हैं। तो इसके अंदर लिख रखा है इन ए टेस्ट 70% ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन साइंस। तो अपन एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि साइंस में कितने परसेंट लोग पास हुए, 70। ओके, परसेंट को एक बार भूल जाते हैं, बाद में याद रखना। और मैथ में कितने बंदे पास हुए हैं, वो हुए आपके 65%। और इन्होंने कहा है कि दोनों एग्जाम में फेल हो गए हैं 27%। उसके बाद लिखा है कि 124 पास्ड इन एट बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हुए हैं। ठीक है, एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर दी टेस्ट। तो यहाँ पर पास से अपन को आइडिया लग रहा है, एक ही चीज आ रही है फेलियर 27% इन ए बोथ एग्जाम। तो इसको भी पास में बदल देंगे अपन कि कितने परसेंट स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं। तो पास हुए हैं तो अपन सिंपली क्या होता है, ये देखो बोथ के लिए मैं ऐसे करता हूँ इंटरसेक्शन ओके डैश विच इज इक्वल टू 27। अब मुझे क्या चाहिए, ये मैंने बना दिया एक तरह से फेल के लिए। ठीक है, और इसको ही पास में बदलना है तो क्या करूंगा मैं, अगर यहाँ परसेंटेज है तो 100 से अपन इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे विच इज इक्वल टू 73%। नाउ अब अपना क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। यहाँ पर अपन को क्या करना है, सिंपली निकालना है एस यूनियन एम। ठीक है, कि दोनों ही एग्जाम में पास हुए हैं। तो इसके लिए अपनी प्रायिकता क्या निकलेगी, P प्लस इसका टोटल माइनस में दोनों एग्जाम का इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो 70 प्लस 60 माइनस व्हाट, इट इज 73। सो अगर इसको सोल्व करें तो 62% हो गया। ठीक है, तो ये 62% ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 62%, इसका तो अपन को दे रखा है ना, कितना दे रखा है वैल्यू 124। तो 62% ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, पास्ट वाले 124। तो स्टूडेंट एक तरह से टोटल स्टूडेंट है। तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, ठीक है, तो मेरा काम बन जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 124 डिवाइड बाई 62, परसेंटेज को हटाया मल्टीप्लाई बाई 100, इसको इससे कट किया विच इज इक्वल टू बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो टोटल स्टूडेंट आ गए अपने टेस्ट देने वाले 200 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा, यही मेथड है अपने। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन है और नोट्स में भर भर के इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले प्रोबेबिलिटी के तो मेक श्योर आप क्वेश्चन करके ही जावें। ओके, लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ 1 मिनट, ये पार्ट बी था ठीक है, 1 का पार्ट ए तो आपका थ्योरी का था और ये था आपका पार्ट बी। हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं अब। सो अपने क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शो दैट इन अ पावर सेट ऑफ पी ऑफ ए ऑफ ऑल दी सब सेट ऑफ दिस सेट ए बी सी सेट इंक्लूजन सी इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऑल्सो ड्रॉ द हॉस डायग्राम फॉर दी पोर सेट। सिंपल है भाई, अपने पास एक सेट दे रखा है, कौन सा, ए बी सी करके। इसका पावर सेट कैसे निकलते हैं कि आपको जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस पर्टिकुलर सेट में, यानी कि इस सेट से कितने सारे सेट बना सके वो सारे सेट आपको लिख देना है, तो वो आपका पावर सेट होता है। लाइक दिस, देख पा रहे हो। तो 5 भी एक अपने आप में एक सेट है, इंडिविजुअल ए बी सी एक अलग अलग सेट हो गए, ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए और सी का, बी और सी का, और तीनों का ए कोमा बी कोमा सी। तो ये सब पॉसिबल जितने भी सेट हो सकते हैं ये आपके हो गए इसमें पावर सेट के अंदर। ये काम हो गया। दूसरी चीज इसमें पूछी थी सेट इंक्लूजन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसको निकालने के लिए आपको ये बताना है कि आप जो भी आप डायग्राम बनाओगे इससे रिलेटेड, तो इसके अंदर पार्शियली कौन कौन सी रिलेशन बन सकती है। लाइक ए की रिलेशन ए से हो सकती है, बी की बी से हो सकती है, और सी की सी से हो सकती है। इसी प्रकार ए की बी से हो सकती है, ए की सी से हो सकती है, और बी की सी से हो सकती है। ठीक है, रिलेशन हमेशा दो के बीच में होती है। तो ये वाला सेट तो इसमें हट जाएगा एक तरह से। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इंक्लूजन के अंदर जो भी अपना, तो देख पा रहे हो आप, ए की ए से, बी की बी से, सी की सी से, ए की बी से, बी की सी से, और ए की सी से। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पॉसिबल है वो बन गया। अब इससे अपन को क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका, एक एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया ट्रांजिटिव। ओके,
सो अगर अपन डायग्राम से समझे तो देखो ए का लूप ए में ही घूम गया, बी का बी में घूम गया, सी का सी में घूम गया, इस लाइन के अकॉर्डिंग अपन ने बनाया, ठीक है। अब ए का बी से है रिलेशन तो ए का एरो बी की तरफ जा रहा है, बी का सी से जा रहा है तो बी का एरो सी से जा रहा है, एंड देन ए का सी से तो सी से ए की ओर मूव ऑन कर रहा है। तो इस तरह से आप लूप के थ्रू भी इसको शो कर सकते हो। और अपन को बोला है हॉर्स डायग्राम। हॉर्स डायग्राम में सिंपली आपको एरो वेरो नहीं दिखाने होते, बस आपको सिंपली दिखाना है हाँ भाई ए का बी से, बी का सी से, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये हॉर्स डायग्राम बन गया। और अगर एक्स्ट्रा में अगर आपको पढ़ना है हैश डायग्राम के द्वारा तो हैश डायग्राम आपको मेरे वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो अपन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिकरेंस रिलेशन दिखानी है और आपको ये क्वेश्चन गिवन है और मैंने अपने नोट्स में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। उन चारों क्वेश्चंस को कर जाना गाइस, उनके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा और आपके ये फिक्स है कि रिकरेंस रिलेशन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैक्स और आप जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ नोट्स में वहाँ से आप क्लियर कर लोगे रिकरेंस रिलेशन को। यहाँ पर भी अपन पूरी कोशिश करेंगे इसको समझने की, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको लेफ्ट दे रखा होगा और राइट दे रखा होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो a n-2 n-1 और n, यहाँ दिख रहा है कि डिग्री बढ़ती जा रही है एक तरह से। तो इसको मैं 0 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको 1 और इसको 2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो उसके भी यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ r। तो इसके ऊपर हो गई r² की पावर -5r + 6 लिख सकते हैं अपन इसको इजीली, ठीक है। नाउ सो विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं आर की इजीली, विच इज इक्वल टू 2,3। तो यहाँ पर दो वैल्यू अपन को यहाँ पे मिल गई सिंपली। अब नाउ अपना यहाँ पर बनता है कि अपन पर सो यहाँ पे दो चीज निकलती है ए ऑफ एन। ए ऑफ एन में अपन लिखते हैं C1 ऑफ जो भी रूट की या डोमेन निकले आपके 2 और 3, इस तरह से आपको लिख के इक्वेशन 1 बना देना है। इक्वेशन 2 आपकी बनेगी वो आपका RHS के अंदर वैल्यू। आप इसमें देखोगे इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकला। अगर देखे तो 1 निकल रहा है, तो उसको 1 को बाहर लोगे और उसकी पावर n लगा दोगे। तो देखो अब इसका अपन पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं फॉर ए गिवन रिलेशन के लिए। सो इसकी एक फॉर्म होती है दैट इज दिस वन, ए ऑफ एन ऑफ पी। तो यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर r² थी, तो वहीं से अपन ने कंसिडर किया है यहाँ पे P2 n² + P1 n + P0 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे t = 2 लिया है। 2 क्या है यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट पावर है इसके अंदर अपन ने चेक करी r² यानी 2 है। अगर 3 होती तो 3 लेते, तो t = 2 आ गया। एंड s की वैल्यू यहाँ से निकली अपनी 1 आई है, तो यहाँ पर 1 है। अब जब s = 1 होता है तो वहाँ पर आपको रिकरेंस रिलेशन में मैंने नोट्स में भी गिवन किया है ये चीज़ की विच इज नॉट ए रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो वी अप्लाई केस नंबर 1। तो यहाँ पे केस नंबर 1 अप्लाई होगा, केस नंबर 2 या 3 अप्लाई नहीं होगा। आपको स्टडी करनी है तो आप नोट्स के थ्रू देख सकते हो, मेरे वाले नोट्स में केस 2, 3, 4 सब लिख रखा है मैंने। तो आपको ये वाली इक्वेशन आप सबके ऊपर अप्लाई करनी है। सबके ऊपर कैसे, ए ऑफ एन जहाँ जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लाइक ए ऑफ एन की वैल्यू मैं ये लिखूंगा इस बार, तो जैसे मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू P2 n² + P1 n + P0। एक तो ये हो गई। उसके बाद ऊपर क्या था -5, ठीक है, -5 ब्रैकेट। अब a ऑफ n-1 है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ पर n है वहाँ पर n-1 आ जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, P2 n-1 का होल स्क्वायर + P1 n-1 + P0। उसके बाद क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था 6 a ऑफ n-2। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ n-2 कर दोगे, +6 करके आगे, +6 P2 n-2 का होल स्क्वायर + P1 n-2 + P0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि P2 वालों को एक तरफ लेना है, इसी प्रकार से P1 वालों को एक तरफ लेना है और P3 वालों को एक तरफ ले लेना है। फिर अपन उसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो मैं आपको टाइम को बचाते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू को। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, n² को कॉमन लिया। उससे पहले मैं इनको ओपन किया, इसको ओपन किया, सबको पूरे को खोलने के बाद सारे ब्रैकेट, देन n² को कॉमन लिया तो ये चीज़ मिल गई, n को कॉमन लिया तो ये मिल गया, एंड रिमेनिंग वाला है वो अमाउंट हुई यहाँ पर मिल गया। अब डायरेक्ट में क्या होगा, n की पावर यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप जैसे देख पा रहे हो n², तो n² को मैं डायरेक्ट कंपेयर करूँगा तो ये चीज़ इस 3 के इक्वल आ जाएगी, ये पूरा कंप्लीट -2 के इक्वल आ जाएगा और ये पूरा कंप्लीट 1 के इक्वल आ जाएगा, जिससे अपन P1, P2 एंड P3 की वैल्यू को डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो अपन यही कर रहे हैं अब। सो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे वैल्यू निकाली। सबसे पहले उनको n² वाले को इक्वल टू करा तो 3 के इक्वल था, तो यहाँ वैल्यू निकाली P2 की 3/2। इस वैल्यू को नेक्स्ट वाली में पुट करा जिसके अंदर n की वैल्यू कंपेयर कर रही थी ये और -2। तो यहाँ वैल्यू यहाँ पे पुट करके मैंने और फाइनल P1 की वैल्यू निकाली 19/2। देन इसी सिमिलरली वो लास्ट वन वाले को कंपेयर करा के P0 की वैल्यू निकाली
सॉरी P0 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर आ गई आपकी 78/4। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो सिंपली। तो ए ऑफ एन ऑफ पी की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 3/n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 19/2 n प्लस 78/4। तो यहाँ एक कंप्लीट इक्वेशन मेरी ए ऑफ एन की क्या निकल जाती है, ए ऑफ एन ऑफ एच प्लस ए ऑफ एन ऑफ पी। तो ये वैल्यू तो है ही, और इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाली थी स्टार्टिंग में। तो फाइनल वैल्यू अपन लिख देते हैं C1 2n प्लस C2 3n प्लस 3/2 की पावर n स्क्वायर प्लस 19/2 की पावर n प्लस में 39/2 सिंप्लीफाई करने के बाद। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। तो रेकरेंस रिलेशन आपको बहुत अच्छे नंबर लेके देके जाएगा अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो। ओके, सो आगे आप स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट है, प्रूव बाय इंडक्शन दैट सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि इनके पावर क्यूब होनी चाहिए, साथ के साथ कंसेक्यूटिव यानी 1/1, लाइक 1 2 3। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी कि 1 ऐड हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया m3 m+1 की पावर 3 m+2 की पावर 3। तो ये नंबर मेरे शो कर रहे हैं कंसेक्यूटिव के, और ये पावर आ गई आपकी, और इनका यहाँ पे सम हो गया। सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, देखो पी ऑफ एन लिया कुछ, ये वैल्यू आ गई, और इसको 9 को मैं एक तरह से ए बोल रहा हूँ, और ये आपका जो है थीटा बोल दो, गामा बोल दो, गामा बोल देते हैं। तो गामा कोई मल्टीप्लाई है 9 का, लाइक 9 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये अपन सोल्व करके देखेंगे। तो इसी के अंदर जैसे कि मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 1, ठीक है। तो 1 में इसमें क्या हो गया, 1 की पावर क्यूब प्लस 1 + 1 की पावर क्यूब प्लस 1 + 2 की पावर क्यूब। तो सिंपली क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 1 + 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू वॉट, 1 + 8 + 27। और इसको सोल्व करें तो 36 को थोड़ा सोल्व करें तो 9 × 4। तो 9 तो आपका हो गया ए, और ये हो गया आपका गामा। यानी हाँ भाई ये 9 से डिविजिबल है, जो आपका वैल्यू आई है सम करने के बाद वो 9 से डिविजिबल है। तो ये चीज़ तो अपन को पता चल गई। तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक इक्वेशन दे देते हैं 1, ठीक है, क्योंकि अपन को प्रूव करके दिखानी है ये चीज़। तो प्रूव करके दिखाते हैं, अभी टेंशन मत लो, यहीं पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सपोज करो m+1 ले लेता हूँ मैं इस जगह। तो ये क्या होगा, m+1 का पावर क्यूब प्लस इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, और इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, तो +3 हो गया ना। लेट सपोज इसको के से मल्टीप्लाई बता देते हैं, अदरवाइज ये सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका गामा हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ऐसा काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला पता है, चलो कोई नहीं, अभी करते करते याद आ जाएगा फॉर्मूला भी। ये फॉर्मूले तो कभी मत भूलो यार, m की पावर क्यूब प्लस 9m³ आ जाएगा, देन 27m आ जाता है, देन 27 आ जाता है, ए ऑफ के, राइट। तो क्यों ना मैं अगर इस m3 को यहाँ से हटा के इसके आगे लगा दूँ, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, मुझे दिख गया सर। ये तीनों चीज़ इक्वेशन नंबर 1 की शो कर रही है। तो इसकी जगह मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर ये, और एक तरह से अगर अपन देखें तो 9 क्या है, 9 एक्चुअली मैंने बताया था सर ए ही है। तो 9 की जगह मैं ए लिख सकता हूँ। तो am³ प्लस 27m प्लस में 27, ओके, विच इज इक्वल टू ए ऑफ के। तो अपन एक काम करते हैं, ए को ही कॉमन ले लेते हैं, यानी ए क्या है एक्चुअली 9 है अपना। तो 9 को ही बाहर ले लें, 9 को बाहर ले लिया, गामा प्लस m³, इधर से 9 बाहर आया तो 3m प्लस में 3 विच इज इक्वल टू 9k। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों ये बता रही कि ये डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 9 है, तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई, बस इतना सा था। क्योंकि ये आपकी एक तरह से क्या चीज़ है, ये भी किसी ना किसी का क्यूब है। तो अपन ने ये इक्वेशन यहाँ पे बना दी, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं ना अपन, तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आती है। अब वो कैसे आ रही है अभी इसका आइडिया नहीं है मुझे, बट अपना यहाँ पर ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे डन है। चलते हैं नेक्स्ट, ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, और वीडियो में वापस आ जाओ, करें शुरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया होगा। उसके अंदर क्या करना है, देखो एफ की रिलेशन बता रही है आर से आर तक, जी की बता रही है आर से आर तक। तो अपन को एफ ओ जी और जी एफ निकालना है, विच इज़ वेरी सिंपल। एफ ओ जी में क्या होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
यानी कि x की जगह g ऑफ f की जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ x प्लस 4 की पावर 2 माइनस 2, तो इसकी जगह ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें पर नॉर्मली तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 आ गया। इसी प्रकार g ऑफ f में क्या होता है कि x की जगह f ऑफ x आ जाएगा, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 देन प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू देखते हैं डिग्री से, सबसे कम डिग्री किसकी है, इसकी। कैसे पता चला, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गई 14। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, इसी प्रकार से 2 है। तो यहाँ पर एक चीज निकली, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। गॉट इट। तो अपन जैसे कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। ओके, तो इसको अपन कैसे कर पाएंगे, जैसे अपन इसको इस वाले से देखें तो x की पावर अगर मैं -4 लेके चलूँ, ठीक है, एक सेकेंड आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, x की पावर -4 लेके चलूँ तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 8 की पावर -4 प्लस 14, तो यहाँ 16 प्लस -32 प्लस 14। ओके, सो इसको आप सोल्व करोगे तो -2 वैल्यू आ जाती है, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू फॉर दी एफ ओ जी। इसी तरह से आप जी ओ एफ की भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था, ये था 4th का पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की ओर। क्वेश्चन 4 का बी क्वेश्चन है, आपको जो टीओसी सब्जेक्ट है उसी में से उठाया, सेम चीज़ चलती है भाई, इसी के अंदर काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, या डिट्टो ही मान लो आप। तो आपको इसका सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करना है टेबल के थ्रू, देन आपको बी ए की आउटपुट स्ट्रिंग बनानी है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डायग्राम जो है आपका किस तरह से बनेगा, ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये दो तो होती है स्टेट, ठीक है। ये बोल रहा है कि S0 को इनपुट अगर ए दूंगा, ठीक है, विथ हैविंग जी की वैल्यू 0, देन मैं कहाँ पहुँचूंगा, S1 पे पहुँचूंगा। इसी प्रकार S0 में बी दूंगा और मैं पहुँचूंगा S0 पर ही विथ हैविंग 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, नो इशू, और वैसे भी लिख सकते हो। तो चलो मैं आपको टीओसी के मेथड से ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इनिशिएट करोगे इसको S0 को, अब बोलोगे अब बताओ क्या करना है, कि मुझे S1 पे जाना है, तो ए देते हुए ए की वैल्यू 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो A/0। या आप डायरेक्टली भी इसको नहीं लिखना है ऐसे, तो मैं आपको बता देता हूँ, S0 को डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि मैंने 0 दिया है, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे लिखोगे, हाँ भाई टीओसी की समझ है आपको अच्छे से। कहाँ पहुँचोगे, S1 पे, ठीक है। अब यहाँ पर S0 को B देने पर हैविंग 1 S0 पे ही पहुँचोगे, तो यहीं पर ही वापस पहुँच जाओगे, यहीं से लूप निकाल के B/1 आ गया। ओके, या यहाँ पर आप दे सकते हो 1, नो इशू। देन S1 पे आप A दोगे तो S0 पे पहुँचोगे विथ हैविंग 1, तो यहाँ से आप यहाँ पहुँचोगे A/1 एंड S1 पे ही S1 तक पहुँचना है B को देते हुए हैविंग वैल्यू 0। ओके, सो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं अपन B/0। कहाँ पहुँचेंगे, S1 पे ही पहुँचेंगे अपन। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ये तो अपना हो गया, देखो ट्रांजिशन डायग्राम। अब यहीं पर आपको स्ट्रिंग निकालनी है BBAA के लिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं BBAA के लिए। आपको निकालने के लिए देखो एक टेबल बना लेते हैं। तो B के लिए सबसे पहले स्टेट कौन सी है, एक तो S0 है, ठीक है, जिसके ऊपर आप 1 दोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, आपको इनपुट देना है। तो सिंपली देखो S0 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। S0 पर आप जब B दोगे तो आपके पास 1 होगा एंड पहुँचोगे कहाँ पर, घूम के ही S0 पर ही पहुँच जाओगे। दोबारा से आप B दोगे तो वहीं पे लूप घूमेगा। तो आपको स्ट्रिंग चलवानी है, कुछ नहीं करना, तो B पर 1 ही रहेगा। अब आपको A देना है S0 पे, S0 पे A दोगे तो 0 मिलेगा, S1 पे पहुँचेंगे। तो देखो S0 पर ही मैं क्या दे रहा हूँ, A दे रहा हूँ हैविंग 0 एंड पहुँचूंगा कहाँ पर, S1 पर। देन दोबारा अब यहाँ पर पहुँच गए अपन, यहाँ पर क्या दे रहे, दोबारा A दे रहे हैं, तो यहाँ पर A देते तो कहाँ पहुँचते हैं, S0 पर हैविंग 1, तो A/1 हैविंग S0। गॉट इट गाइस। तो अपन को फाइनल आउटपुट क्या मिला, अपना आउटपुट स्ट्रिंग बता देता हूँ मैं आपको। जो आपको स्लैश में जो वैल्यू दिखी हुई है 1 1 0 1, सो 1 1 0 1 इज योर आंसर। कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। लेट्स स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 5th। सो इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके दिखाना है
विदाउट ट्रुथ टेबल। टेबल होती तो बहुत ईजी होता था, आप ट्रू फॉल्स करके आसानी से हो जाता था। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो नोट्स के अंदर है, और नोट्स को लेने का तरीका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो मेक श्योर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना वीडियो का। तो सिंपली अपन एलएचएस से स्टार्ट करते हुए चलते हैं और आरएचएस तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले ये नोट है ना, ये नोट ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। तो जैसे ही अपन इसको अंदर लेंगे तो ये हो गया ये, और जो ये वी होता है ना ऊपर, ये उल्टा हो जाता है, उल्टा वाला सीधा हो जाता है इसको अंदर लेने पर। तो ये देखो उल्टा हो गया, डी मॉर्गन लॉ के द्वारा, वो आपने पढ़ा होगा आई होप। ये 2 बार हो जाएगा और ये वाला उल्टा हो जाएगा और इसके ऊपर लग गया। तो इससे अपन का ये चीज देखने को मिली, ठीक है। सिंपली नाउ अपन इसको क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा करते हैं सही, तो ये नेगेटिव नेगेटिव को काट देगा, तो पी वी, ओके। नाउ अपन इसको इससे लेते हैं, फिर इसको इससे लेते हैं, तो नेगेटिव वी पी, ओके। नाउ ये वाला इधर आ जाएगा। ये सब डी मॉर्गन लॉ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ यूज कर रहे हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा एफ, यानी कि डायरेक्ट गायब, पता गायब इसका, तो पी इंटरसेक्शन क्यू। इसको थोड़ा सा लिखें तो देखो गाइस ये आरएचएस आ गया, कुछ भी नहीं करा है। डी मॉर्गन लॉ होता है, क्या होता है, इसके ऊपर इंटरसेक्शन होता है, ए डॉट बी हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये तो डी में होता है, आप उसके अंदर भी देख लेना, नोट्स के अंदर गिवन है ये चीज, ओके। तो यहाँ पर ये आरएचएस अपना आ गया। इसी का पार्ट भी है जिसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्ट्रोपोजिशन कन्वर्जन है, इन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट है, द होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग। तो आपको इसका कुछ भी नहीं करना, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रुथ टेबल फॉर ईच स्टेटमेंट, और कुछ भी नहीं करना। तो लो भाई अभी कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी गाइस ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था वो पूरा थ्योरी का, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है, वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, अपना स्टेटमेंट था द होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग, यानी कि जब भी बारिश होती है ये टीम जीतती है। तो क्यू को मैंने इसको इस लाइन से बोल दिया और इट इज रेनिंग को पी से बोल दिया। तो यहाँ पर देखो एक तो होता है कॉन्वर्स, एक होता है इनवर्स, एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन। जो बोलता है कि क्यू बिलोंग्स टू पी, तो यहाँ पर क्यू आपका कंक्लूजन है और पी आपका यहाँ पर हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि इफ द होम टीम विंस देन इट इज रेनिंग, इसके स्टेटमेंट के साथ हो गया। यहां पर उल्टा हो गया इनवर्स में, पी इधर आ जाएगा और क्यू उधर चल जाएगा विथ नेगेटिव। सो आएगा इफ इट इज नॉट रेनिंग, ओके, देन होम टीम डज नॉट विन। गॉट इट। यहां पर कॉन्ट्रा पोजिशन में पोजिशन वही रहती है बट नेगेटिव में आ जाते हैं। बहुत सिंपल हो गया। तो इफ home team does not win then it is not raining, got it। तो ये अपन ने यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बना दिए, इन तीनों को लिख के। अब इनकी सिंपली टेबल बनानी है, तो टेबल बनाना तो बच्चों का खेल है। पी ले लेंगे, क्यू ले लेंगे, पी बिलोंग्स टू क्यू ले लेंगे, एक हो जाएगा क्यू बिलोंग्स टू पी ले लेंगे। एक में अपन कर रहे हैं यहाँ पर पी बिलोंग्स टू नेगेटिव वाले के साथ, एक इसी का जस्ट उल्टा क्यू बिलोंग्स टू पी के साथ नेगेटिव। ये तीनों अपना टेबल इसी के अंदर आ गया। तो ये हो गया कॉन्वो वाला, ये हो गया आपका इनवर्स वाला, ये हो गया आपका कॉन्ट्रा पोजिशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर लेता हूँ, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। जस्ट ए सेकेंड गाइज, थोड़ा टाइम लग रहा है यार, आई नो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो पी बिलोंग्स टू क्यू, तो ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, एंड फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाता है, एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब इसी का जस्ट आपको देखने को मिलेगा कि ट्रू 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 रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाता है, फॉल्स। बेसिकली आप इसका जस्ट अपोजिट देखो ना, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू का ट्रू रह गया। इसको समझने का तरीका यही है कि जब ये दोनों सेम रहता है ना तो हमेशा ट्रू रहेगा। तो स्टार्टिंग में ट्रू आएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, और स्टार्टिंग में फॉल्स आएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो स्टार्टिंग में फॉल्स है तो ट्रू हो गया, और ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर भी यही चीज़ निकलेगी जिसके अंदर पी बिलोंग्स टू क्यू कर रहा है। तो देखो ये तो फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो अपन यहाँ लेके चलते हैं फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ गया फॉल्स ट्रू, तो अपन को ये वाला देखना है, ठीक है। तो फॉल्स को क्या बोल दोगे आप, ट्रू बोल दोगे, ठीक है।
और ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेगेटिव में बात करें तो स्टार्टिंग में ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, देन ये ट्रू ट्रू हो जाएगा विच इज इक्वल टू ट्रू। जस्ट अपोजिट इसका करना है आपको, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, देन ट्रू हो गया। ये सबसे छोटा तरीका है गाइस, इससे बड़ा और इससे छोटा ट्रिक कोई भी नहीं हो सकती। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, जहाँ से ये बिलोंग कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट करना है, लाइक ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, और सेम वाले में ट्रू ट्रू चल ही रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लेनर ग्राफ, आइसोमॉर्फिज्म, कट सेट्स एंड वर्टेक्स सबके सब गिवन है नोट्स के अंदर, वहाँ से जाके चेक इट आउट कर लेना, नो प्रॉब्लम गाइस। अब इस वीडियो में आई थिंक काफ़ी है वीडियो, एक और वीडियो आएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। पार्ट सी आएगा इसी का DMS 2019 पेपर का सॉल्यूशन, एंड आई एम डूइंग वेरी हार्ड गाइस। एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो बनता है। दिस इज़ ओनली फॉर यू गाइस, मैं पेपर पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसी तरह स्टूडेंट्स सपोर्ट करते रहिए। ओके।